मैंने ये 2019 में परचेज करी थी। चलो ये तो बहुत ही कमाल की बात है कि यामाहा अपने राइडर्स के लिए या फिर अपने बाइक लवर्स के लिए उनकी चीज़ों को ध्यान में रखता है। तो आपको मतलब कभी डर नहीं रहा कि आपके इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई इलेक्ट्रिकली मैल फंक्शन आ गया? तो So once again, welcome back to the channel guys. My name is Sameer Khan and you are watching Moto World. So दोस्तों, एक बाइकर के लिए उसकी पहली बाइक किसी गर्लफ्रेंड से कम नहीं होती। ऐसे में अगर आपकी गर्लफ्रेंड कम खर्चीली और भरोसेमंद निकल जाए तो फिर तो सोने पे सुहाग वाली बात हो जाती है। तो आज हम एक ऐसी ही बाइक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बाइकिंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिलायबल ब्रांड कहलाता है। तो पेश करते हैं आपके सामने यामाहा FZ250। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये बाइक है हमारी यामाहा FZ250। तो ये आती है एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर SOHC इंजन के साथ में, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 20.6 bhp विथ 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो इस बाइक की ओनरशिप के बारे में हम बात करेंगे, इसके बाइक ओनर से। और अगर आप ये बाइक प्लान कर रहे हो लेने के लिए तो क्या ये बाइक आपके लिए सूटेबल रहेगी या नहीं, वो आज इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा, जो कि FZ150 के ऊपर में बनाया था मैंने 1.5 लाख किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप जाके चेक कर सकते हो और पिछली वीडियो जरूर देखना ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि यामाहा की रिलायबिलिटी कैसी होती है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसके ओनर हमारे भैया सुनील राफा को। हेलो एवरीवन, क्या हाल है समीर? मैं बिल्कुल बढ़िया भैया। तो जैसे कि हमने पिछला जो शूट किया था वो इन्हीं के साथ किया था और इनकी ही बाइक थी वो FZ150cc, जो कि 1.5 लाख किलोमीटर चलाई थी। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा था। फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप जाके हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं, जो आई बटन में कहीं कहीं लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हो। तो भैया वापस आए हैं हम एक नई बेहतरीन बाइक के साथ में। तो भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपने कितनी बाइकें रखी है। अभी स्कूटी बची हुई है और आगे भी एक और यामाहा की बाइक लेने का प्लान है। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना है कि आपको इसे कितने साल हो गए हैं और क्या इसका एक्सपीरियंस रहा है, वो थोड़ा बहुत आप इसके बारे में बता दो। और कितनी किलोमीटर चल चुकी है? मैंने ये 2019 में परचेज करी थी। 31 मार्च 2019 का ये मॉडल है। तो ऑलमोस्ट 3.5-4 साल के आसपास इसको लिए हुए हो गया। लेने का रीजन अगेन वही था कि यामाहा की रिलायबिलिटी। तो उसके बेस पे मैंने इस बाइक को लिया था। ऑलमोस्ट 80,000 किलोमीटर के आसपास ये चल चुकी है और सबसे ज़्यादा राइड्स मैंने इसी बाइक के ऊपर करी है। उसके बारे में भी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अच्छा, मुझे यहाँ पे सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, मुझे ये पूछना था कि ये BS6 वर्जन है या फिर ये BS4 है? ये वर्जन 1 है इस FZ25 का, जो कि BS4 में आया था। हाँ। इसके बाद BS6 आया था। उसके अंदर इंजन पावर ऑलमोस्ट सेम है, लिटिल बिट डाउन है क्योंकि BS6 की वजह से। बाकी थोड़ा सा कस्टमाइज उसको किया गया, थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। लाइक उसका जैसे मडगार्ड है वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया है और जो हेडलाइट है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है और ऊपर वाइजर हो गया, नकल गार्ड्स हो गए। तो उसमें ये थोड़े से कस्टमाइज चेंजेस हैं। मतलब बेसिकली जो बाहर में ऐसे सीरीज एक राइडर को चाहिए होते हैं, कंपनी ने उसको ध्यान में रखते हुए उस वाले अगले मॉडल में वो आप बोल सकते हो कि पूरी एक जो टूरिंग बाइक होती है, नेकेड टूरिंग बाइक, उस टाइप से उसको बनाया हुआ है। आपको बाहर जाके आफ्टर मार्केट कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, इनबिल्ड मिलेगा सब कुछ और एक नॉर्मल भी है उसमें। चलो ये तो बहुत ही कमाल की बात है कि यामाहा अपने राइडर्स के लिए या फिर अपने बाइक लवर्स के लिए उनकी चीज़ों को ध्यान में रखता है। तो सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं भैया कि आपका जो एक सबसे मेजर बात होती है कि यार इसका सर्विसिंग और आपका जो आफ्टर सेल्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? तो वो सर्विस से याद आया, जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर एक कमेंट पढ़ा था मैंने, यामाहा सर्विस इज हॉरिबल। हाँ, तो वो जिसी बंदे ने लिखा है बहुत सही लिखा है।
इसकी सर्विस अगेन वही के पेड सर्विस जो है वो तो फिर भी चलो ठीक है कि आप सामने वाले बंदे को पुश करते हो कि भाई मैंने पैसे दिए तो अच्छा काम क्यों ना हो। बाकी फ्री सर्विस तो वही है कि बस सिंपली मतलब इंजन ऑयल निकाला, नया डाल दिया और कैसे भी करके कस्टमर भगा दो बस। तो जो सर्विस वाला एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने अगेन इसका एक ही सर्विस मैंने सर्विस सेंटर से कराया था। बाकी जितना भी सर्विस है ये और जो मेरी दूसरी है मेरी FZ150 दोनों का सर्विस एक ही, मेरा शॉप जो एक ही मैकेनिक है उससे होता है। तो मेरा यहाँ पे ना एक सवाल है, मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ। जैसे कि आपने पिछली वाली बाइक में भी बताया था कि मैंने फर्स्ट सर्विस कंपनी से कराई थी और उसके बाद सारी सर्विस आपने बाहर से कराई। जनरली इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी कंपनी हो, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो कार हो, मतलब कोई भी कंपनी हो, तो वो वारंटी देती है अपनी व्हीकल की। Right. अब इस कंडीशन में अगर आपने उनसे सर्विस नहीं कराया तो बाइक की वारंटी वॉइड हो जाती है। तो आपको मतलब कभी डर नहीं रहा कि आपके इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई इलेक्ट्रिकली मैल फंक्शन आ गया तो आप मतलब कैसे सपोर्ट लेंगे यामाहा से? वो जो सिनेरियो होता है वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट वाला सीन होता है। नॉर्मली जो इंजन होते हैं वो वेल टेस्टेड होते हैं, पहले से उनको अच्छे से स्मूथली उस पर वर्क किया गया होता है। तो मेरे को नहीं लगता कि आफ्टर मतलब आपने मार्केट से आपने सर्विस सेंटर से सर्विस अगर नहीं कराई तो आपकी बाइक में या उसमें कुछ इश्यू आता है। वो वही है कि आपकी किस्मत खराब है तो हो गया, और उतना मैं झेल सकता हूँ कि अच्छी सर्विस कराने के लिए मैं बेकार सर्विस सेंटर या बेकार जगह पे जाने से अच्छा है कि मैं कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं बाहर ही उसको ठीक करा लूँगा। ऐसा नहीं है कि पिछले 4 सालों में इसमें कुछ भी मैंने नहीं कराया है। कस्टमाइज काफ़ी चीज़ें मैंने चेंज की हैं। बाकी जो इंजन है वो अब तक, जैसा कि मैंने पहले वाली बाइक में जो मेरी थी उसमें भी सेम था, इसमें भी सेम है कि मैंने अब तक इसमें इंजन का कुछ भी काम नहीं हुआ है। सिंगल बोले तो एक स्क्रू तक नहीं खुला है इंजन का आज तक। भाई ये तो वैसे बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि एक बाइक के लिए, किसी भी व्हीकल के लिए जो उसका सबसे मेन मैटर होता है वो होता है उसका इंजन। तो भाई आपका वैसे भी पहले एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है यामाहा से, जो आपने बताया था FZ 1.5 लाख किलोमीटर चला दिया और उसका इंजन कभी नहीं खुला। तो माइट भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्डअप हुआ और आपने पहली सर्विस के अलावा बाकी कोई सर्विस नहीं। तो बेसिकली इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हो कि आपकी प्रेफरेंस नहीं होती कि मैं सर्विस सेंटर पे सर्विस ना कराऊं। अच्छा, 2019 में मैन्युफैक्चर किया और मेरे ख्याल से आपका ये पहला लॉट की बाइक है। तो क्या इसके पार्ट्स में कभी कुछ दिक्कत आई या फिर आपको लगता है कि यार ये पार्ट्स में मतलब चीप क्वालिटी है? जैसे हम सबको पता है कि जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जब वो कोई भी पुराना अपना व्हीकल देती है तो उसमें जो पार्ट्स है बहुत अलग तरीके के होते हैं और टाइम टू टाइम हिसाब से उसमें पार्ट्स थोड़ी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ? समीर, पहले तो मैं एक चीज़ बताऊं कि ये जो FZ25 है, ये आप गूगल पे बेसिक सर्च मार लो, मोस्ट अंडररेटेड बाइक है ये इंडियन मार्केट की 250 सेगमेंट में। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लोग ये बाइक क्यों नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि FZ150 शायद इसको खा गई है। मेरे को भी यही लगता है, क्योंकि जब मैंने पहली बार आपके पास देखा तब मुझे पता चला था कि 250 सीसी भी इसकी कोई क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर लोगों को 250 मतलब नॉर्मली उनको डेली आने जाने के लिए, डेली यूज के लिए बाइक चाहिए होती है, तो 150 एक सफिशिएंट फिगर होता है। तो इसलिए शायद हो सकता है कि उस सेगमेंट की जो FZ150 है वो इस बाइक को खा गई हो, मार्केट में इसको ना आने दिया, मतलब अच्छे से इसको मार्केट में नहीं आई है ये बाइक। तो लोग पता नहीं क्यों नहीं लेते, वही मेरे को एक रीज़न लगता है कि यही शायद हो सकता है। बाकी मोस्ट अंडररेटेड बाइक और ये बाइक है आज के डेट में इंडियन मार्केट में। और भी बाइकें हैं 250 में, उसके हिसाब से बहुत सस्ती है। और जो इसका आपने बोला कि इसके जो पार्ट्स हैं है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है इतनी रिसेंट मैन्युफैक्चर बाइक भी। जैसे यामा के शोरूम में तो 99% चांसेस यही होता है कि नहीं मिलता। इवन आप मडगार्ड लेने जाओगे वो भी नहीं मिलता। तो हमारा तो वही है कि करोल बाग जिंदाबाद। तो जितनी भी बार कुछ भी मेरे को जैसे कुछ भी मार्केट से लेना होता है तो शोरूम जान के मेरे को पता है कि वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पे नहीं मिलना। तो सीधा मैं गया यहाँ से करोल बाग, वहाँ से मैंने इसमें जो भी मेरे को खरीदना है मैंने खरीदा, इसमें लगाया। इंजन से रिलेटेड तो खैर अब तक मेरे को कोई ऐसा पड़ा नहीं जरूरत, बाकी कभी आगे पड़ेगा तो देखते हैं बाकी पार्ट्स। तो भाई यहाँ पे आप लोग को मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो और खासकर अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो करोल बाग के भरोसे ही आपको रहना पड़ेगा पार्ट्स से रिलेटेड।
और अदरवाइज ये थोड़ा सा एक कंसर्न है कंपनी की तरफ से। तो अगर ये वीडियो कंपनी का कोई बंदा देख रहा है तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दो कि आप लोग बाइक बना रहे हो तो यार कम से कम पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी देनी जरूरी है एक कंज्यूमर एंड पे। और भैया मैं जैसे कि देख सकता हूँ कि इस बाइक का जो फील एंड मुझे मतलब लुक दिख रहा है वो लगभग FC जैसा सिमिलर ही दिख रहा है। तो एक बार मैं देखना चाहूँगा इसको बैठ के कि यार क्या मतलब एग्जैक्टली इसके अंदर में यार इसका तो पूरा फील एंड फीडबैक भी पूरा FC जैसे ही आ रहा है 150cc। और इसमें ऐसा पॉसिबल है कि आप उसके कुछ पार्ट्स इसके अंदर में लगा सकते हो, जैसे कि आपने बताया कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो और ये बहुत बाइक अंडररेटेड भी है, बहुत कम लोग जानते हैं, इनफैक्ट मैं ही बहुत कम जानता था और FC को बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि उसके कुछ पार्ट्स इसमें लग जाएं? बड़ा सही क्वेश्चन पूछा है। इसमें मैंने ऑलरेडी कुछ पार्ट्स FZ 150 के यूज़ किए हुए हैं, जैसे इसका जो रेयर शॉकर है। सीरियसली? हाँ, वो FZ 150 का ही है। मैं लेने गया था तो मैं ये जो शॉकर है इसका, ये मैं सर्विस सेंटर गया पूछने के लिए, तो उन्होंने बोला FZ 150 वाला ही लगता है। जो वहाँ के जो ऑथराइज जो वहाँ के मैकेनिक्स हैं उन्हीं ने बोला कि वही वाला लगता है। उनके पास अवेलेबल नहीं था, फिर मैं सीधा गया करोल बाग, वहाँ से लिया और वहाँ से मैंने लगवाया। उसके अलावा जो आगे ये इसका मडगार्ड है, ये भी FZ 150 का ही है। ये दो चीजें FZ 150 की मैंने इसमें यूज की हुई हैं। यार ये तो बड़ा सिमिलर है, तो ये तो बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा। हाँ, कि हाँ। अगर आपको देखा जाए तो सेम ही प्राइस में मिल जाएगा। हाँ। बट एक चीज और भी है, यहाँ पे कंपनी चालाकी करती होगी, अगर ये सेम पार्ट है और FZ 250 के नाम से बिकेगा फिर तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी एज एन कंपनी के। हाँ, तो हो सकता है। ये चीज आपने बड़ी अच्छी बताई वैसे इसके अंदर में। और मैं देख सकता हूँ आपने इसके अंदर में काफी ज्यादा चेंजेस भी कराए हैं अपने टूरिंग एक्सपेक्ट को लेके। तो आपने क्या क्या चेंज कराए हैं इसके अंदर में? मैंने जैसे इसके जो सबसे पहले जो मिरर्स हैं जो इसमें इनबिल्ट आए थे पहले, वो हटा के मैंने KTM वाले यूज किए हैं, फ्री हो गया प्लस विजिबिलिटी के चक्कर में। अच्छा। सेकंड हो गया अब ये जो आगे की इसकी विंडशील्ड है, हाँ। ये मैंने एक यामा की बाइक आती है SZF करके कुछ है उसका ऐसा ही नाम है। हाँ, SBZ कुछ करके मैंने भी देखा। ये उसकी विंडशील्ड है, ऑल्दो बहुत बड़ी नहीं है बट इसके ऊपर सूट कर रही थी तो मैंने ये लगवाए। KTM के इंडिकेटर्स हैं, ये सेम डोमिनार में भी आते हैं। हाँ देखा, वही मैंने इसी वजह से तो मैंने ध्यान में दिया क्योंकि इसके जो इंडिकेटर्स थे वो जो उसमें पहले से थे लगे हुए स्टॉक वाले, वो नॉर्मल जो बल्ब होते हैं, मेरे को नाम ध्यान नहीं है क्या बोलते हैं, हाँ वो वाले थे। तो हाईवेज के ऊपर ना विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है जैसे राइड कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में मैंने ये LED वाले लगवाए चारों। हाँ मैंने देखा है, वो थोड़े से राउंड शेप में हाँ। गोल से मोटे। इसके अलावा ये क्रैश गार्ड लगा रखा है कि कभी अगर बाइक, एक बार हुई भी थी मेरी क्रैश इसी की साइड में, अब वो मैंने ठीक करा दिया है, पेंट वगैरह मैंने उस पर अच्छे से कर दिया फिक्स। तो ये है कि अगर बाइक क्रैश होती है तो उस केस में बाइक सेफ होती है। बाकी कुछ ऐसे एक्सटर्नल ज़्यादा मैंने चेंजेस नहीं करे हैं, तो ये सब है इस बाइक में जो मैंने चेंजेस किए हुए हैं। तो आपने इसको कितना किलोमीटर चला दिया टोटल, कितने? ये अराउंड 79 होगी, एक बार चेक ही कर लेते मीटर में। तो ये मैंने बाइक ऑन कर दी है, तो ये 79,352 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास ये चल गई है। बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है ये वैसे, 80,000 किलोमीटर। तो इस 80,000 के स्पैम में आपने इसको मतलब कितनी ज्यादा राइड्स करी है? जैसे आपने बताया बहुत राइड्स करी है, और क्या क्या आपको डिफिकल्टीज फेस आई है सिटीज में, हाईवे में और ऑफ रोडिंग में? क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? ये मैं अराउंड 15-16 राइड के आसपास मैं इससे कर चुका हूँ। और एक नियर अबाउट 1 किलोमीटर माना जाए जो आपकी राइड्स को ऑन एन एवरेज आप अप एंड डाउन मिला के अराउंड 1200-1300 किलोमीटर, मतलब अच्छी खासी लंबी राइड्स करी आपने। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक के साथ, प्लेन्स में जैसे हम इसको राइड करते हैं तो अच्छे से आप मोनोवर कर सकते हैं, अच्छे से इसकी कटिंग बहुत अच्छी है, देसी भाषा में अगर मैं अच्छा मतलब बेसिकली इसका टर्निंग रेडियस है वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये है कि परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है, यहाँ प्लेन्स में तो बहुत अच्छा है, जब माउंटेन्स में जाएंगे तो फील होता है थोड़ा। अच्छा जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाओ, लेकिन वो मैनेजेबल है। मैं इसको जो मैक्सिमम लेके गया हूँ वो ये गया है लद्दाख, तो अराउंड मैं अगर हाइट की बात करूँ तो 5,500 मीटर के आसपास, तो ऑलमोस्ट 17,000 फीट के आसपास, तो वहाँ तक ये बाइक गई हुई है। तो कभी मेरे को ऐसा कोई नहीं आया प्रॉब्लम। बाकी जो
अगर मैं विंटर्स की बात करूं तो -12 डिग्री के आसपास में मैं इसको लेके गया हूँ। मेरे भाई तो बड़ी सिंगल सेल्फ एक्सट्रीम बाइक राइड्स करी आपने तो। सिंगल सेल्फ बाइक स्टार्ट हो जाती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम कभी कोई नहीं प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, अब तक नहीं आई है, होप सो आगे भी ना आए। आपको अच्छी खासी राइड का एक्सपीरियंस है, तो इसने क्या एवरेज दिया है आपका सिटी में, हाईवे में और माउंटेन्स में? जैसे मैंने स्पीति किया था लास्ट ईयर, तो स्पीति का मेरा आने जाने का जो टोटल मेरा वो थे किलोमीटर्स, वो अराउंड 1700 के आसपास थे। 1700 में मेरा जो टोटल पेट्रोल का कॉस्टिंग आया था घर से घर तक का आना जाना सब 6200 रुपीज का आया था। सीरियसली? हाँ, तो अराउंड 35 के आसपास का इसका वो मेरा एवरेज है। तो एवरेज वाइज काफी अच्छी है बाइक यार, काफी अच्छी है 35, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप राइड करते हो तो काफी ज्यादा लगेज भी होता है हाँ। आपके पास में। और इसका हीटिंग मैनेजमेंट कैसा है? हीटिंग इशू है इसमें कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टचवुड, मैंने एफजी की मतलब यामा की बाइक्स में अब तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं है, क्योंकि मैंने R15 भी चलाई हुई है, मैंने MT भी चलाई हुई है, एफजी तो है ही मेरे पास। तो इन बाइक्स में मेरे को कभी ऐसा हीटिंग इशू मिला नहीं। वैसे ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, मैंने भी सुना है कि हीटिंग इश्यूज कभी आते नहीं। अच्छा, आपने जैसे कि बताया था कि आपने इसका पीछे का शॉकर चेंज करवाया है, तो मुझे एक थोड़ा सा यहाँ पे आया कि मतलब क्या फ्रीक्वेंटली इसके चीजें चेंज करवानी पड़ती है, या फिर आपको लगता है जैसे क्या है कि जो स्पीति राइड थी, या जो मैंने 5-6 राइडें की हैं, वो विद पिलियन थी, और ऑफ रोडिंग बहुत ज्यादा स्पीति के अंदर। जिन लोगों ने स्पीति किया हुआ है उनको पता होगा कि जो गरमफू से लेकर के लोसर तक का रोड है अराउंड 80 किलोमीटर्स का, वो एक्सट्रीम ऑफ रोड है। एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम, अगर कोई नया बंदा जाता है तो उसके अंजर बंजर बॉडी के ऐसे पूरे हिल जाएंगे। तो बाकी उसके अलावा बाकी राइड्स भी की थी तो पिलियन के साथ, तो हो सकता है कि शॉकर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो वो रेयरली मेरा ये चीज तो रेयरली ही होती है चेंज। बाकी तो जैसे आपकी बाइक के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी चल रही है कैसी नहीं। तो भैया मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि क्या इसके पार्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, और आपको क्या लगता है कि जैसे कि अभी भी आपने बताया कि यार कंज्यूमर एंड पे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो कंपनी को इसमें क्या सुधार करना चाहिए, और इस बाइक में आपको क्या लगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए? इसके पार्ट्स मैंने अभी तक इतने चेंज नहीं कराए हैं, तो मेरे को शायद यही पता है कि महंगे नहीं हैं, क्योंकि मोस्टली जो हैं पार्ट्स इसके FZ 150 के लग जाते हैं। बाकी कुछ कल को अगर इंजन में कुछ प्रॉब्लम आई तब की तब देखेंगे। रही बात के कुछ कंपनी को देखना चाहिए, तो एक चीज थी जो मैं सर्विस सेंटर गया लेके एक ही चीज को लेकर के 3-4 बार। पहले मैंने अपने जो मेरे मैकेनिक है उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि इसको एक बार सर्विस सेंटर में ही आप दिखाओ। इसका जो हेडलाइट है ना FZ 250 का, ये वर्जन 1 है, इसका हेडलाइट ना बहुत हिलता है। तो जब माउंटेन्स में जैसे अगर मैं एक्सट्रीम ऑफ रोड पे राइड कर रहा हूँ तो बहुत ही ज्यादा हिलता है, ऐसा लगता था कि ये टूट के भी गिर जाएगा। अच्छा, मतलब माउंटिंग प्रॉब्लम है, बहुत वाइब्रेशन वगैरह लूज। तो मैं इसको लेके गया था, 3-4 बार लेके गया मैं सर्विस सेंटर, सिर्फ इस चीज के लिए कि यार ये चीज फिक्स कर दो, इसमें ये चीज का इशू है। वो हेडलाइट खोल के वो उसमें रबड़ लगा के उसको टाइट करते थे, कुछ दिन के बाद वो दोबारा से लूज हो जाए। तो फिर मेरे मैकेनिक ने इसमें परमानेंट जुगाड़ किया। क्या किया, ये हेडलाइट, ये आपको वायर दिख रही होगी, अब तो ये वायर मैंने ही लगा रखी है। एक दिन मैंने इसको हेडलाइट थोड़ा खोल के ठीक किया था, तो उसने क्या किया था कि हेडलाइट ये इंडिकेटर्स के साथ हेडलाइट में ऐसे करके इसने बांध दिया था। अच्छा, ताकि हिले ना। तो अब आज की डेट में ये हिलता नहीं है यार। ये तो बट फिर भी देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मतलब अजीब सी लग रही है। मेरा इस पे ध्यान गया तो था जब मैं वीडियो शूट करने के लिए स्टार्ट करता, बट फिर मैं भूल गया। दूसरा क्या है कि इसकी जो हेडलाइट की विजिबिलिटी है ना, वो नाइट में बहुत कम है, और जो नई वाली आई है, जो वर्जन 2 आया है इसका, उसमें भी और बाइक्स के अकॉर्डिंग कम है। तो कहीं ना कहीं ये है कि आप हाईवेज के ऊपर अगर राइड करोगे तो बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। तो बहुत दूर की बात होगी, आपको प्रॉब्लम ही, अगर आपकी हाईवे के ऊपर लाइट नहीं है तो इससे राइड करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आपने वैसे सेकंड वाला जो वर्जन है इसका चलाया अभी तक, उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम है? एक बार चलाया, उसका जो हेडलाइट वाला सीन है वो फिक्स हो चुका है। अच्छा, फिक्स हो गया। हाँ, तो हो सकता है कि वो आगे तक क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ थी प्रॉब्लम। मैंने बहुत लोगों के साथ यूट्यूब के ऊपर भी मैंने किया था कांटेक्ट,
तो किसी को मैंने उसमें डाला कमेंट्स वगैरह में, तो काफी लोगों से मेरे को बट मिला फिर भी स्टिल मेरा ये मानना है कि यार चलो ठीक है वर्जन 2 में कर दिया, इम्प्रूवमेंट होती है हर मॉडल में, सेकंड मॉडल में, बट उनका क्या जिनके पास में फर्स्ट मॉडल है उनके लिए भी तो कुछ सोचना फर्स्ट चाहिए ना। मॉडल भाई यही है, तार बांधो। और तो इसका 250 सीसी। अगर आज की डेट में कोई बंदा ये बाइक रखता है हम्म। तो पेट्रोल का हटा के इसका जो बोले तो इसका जो सर्विसिंग कॉस्ट आता है वो इसका आता है अराउंड 1200 रुपए के समथिंग, क्योंकि जो यामा का इंजन ऑयल है वो सच में बहुत बेकार है, ये बात मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। जो यामा लूब आता है इसका ऑयल वो बहुत बेकार है। तो स्टार्टिंग से इसमें मॉड्यूल 7100 7100 इसमें वही डलता है। मॉड्यूल तो एनी डे यार बेस्ट है, वो मैं खुद तो ही इस्तेमाल करता हूँ। उसका वो डालने के बाद इसका जो परफॉर्मेंस आता है वो अलग ही आता अलग है। लेवल पे जो पहला मेरा जो चेंज हुआ था वो उसका यामा लूब का था, बकवास, बहुत बेकार एक्सपीरियंस। मतलब नहीं है अच्छा वो, पता नहीं कंपनी क्यों नहीं सोचती, क्योंकि 99% लोग ना यामा FZ 250 में मॉड्यूल ही डलवाते हैं। तो अब आते हैं मेन कंक्लूजन पे। तो क्या ये बाइक को 2023 मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही है, 2024 तक में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? अगर आपका प्राइस है, अगर आपका कंसर्न है प्राइसिंग को लेकर के, तो 250 सीसी में इंडियन मार्केट के अंदर सबसे सस्ती बाइक है ये, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और सिटीज़ में हो गया, हाईवेज में हो गया, माउंटेन्स में हो गया, इजीली आप राइड कर सकते हो। तो बाकी इसके अलावा अगर आपका ये है आपका कंसर्न कि आपको हैवी पावर में जाना है 250 के अंदर ही, बाकी जैसे KTM है और डोमिनार भी है 250, हाँ। तो उनका पावर इससे ऑब्वियसली ज़्यादा है। इन तीनों बाइक्स में अगर कंपेयर करें तो सबसे कम पावर इसी का है, लेकिन प्राइसिंग सबसे अच्छा है। अराउंड ये बाइक आज की डेट में 170-175 के आसपास का है, वहीं जो KTM 250 है वो अराउंड 2.5 तक में जाती है। तो प्राइस के प्राइसिंग फैक्टर से ये नंबर 1 पे है। हाँ सीरियसली नंबर 1 पे, क्योंकि इतना प्राइस मैंने भी और एक्सपेक्ट जो इसका इनिशियल टॉर्क है ना वो भी बहुत अच्छा है, जो आपको इनिशियल बूस्ट देता है ना वो भी बहुत अच्छा है। तो ऑलराइट जी दोस्तों, तो लगभग सारे पॉइंट्स हम कवर अप कर चुके हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि अगर आप यामाहा की बाइक को लेना चाहते हो, और खासकर स्पेशली यामाहा 250 FZ को, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लगी होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपका जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं हम इस वीडियो को एंड। तो मिलेंगे मैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन बाय बाय।